सो हाय एवरीवन। तो हम अपनी मोस्ट एक्सपेक्टेड लाइन ऑफ एनसीईआरटी की सीरीज़ में वापस आते हैं। आज हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इसमें बताती हूँ मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड लाइन्स कौन सी है। सबसे पहले इसमें आता है दो कोर टेक्निक्स होती हैं बायोटेक्नोलॉजी की। सबसे पहले है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है? टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए। डीएनए आरएनए की केमिस्ट्री को अल्टर करने की टेक्निक को हम बोलते हैं क्या? जेनेटिक इंजीनियरिंग। और फिर उसको इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म में, जिससे कि होस्ट ऑर्गेनिज्म का जो फिनोटाइप है वो चेंज हो जाता है। फिर इसके बाद हम स्टेराइल कंडीशन को मेंटेन करते हैं, उसे केमिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं, जिससे कि डिज़ायर्ड माइक्रोब या यूकेरियोटिक सेल की ही ग्रोथ हो लार्ज क्वांटिटीज़ में। इसके बाद हम आगे आते हैं, क्या इम्पोर्टेंट है आगे देखेंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ था, तो ये देखेंगे हम। सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग का जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट विद अ नेटिव प्लाज्मिड। प्लाज्मिड से हमने जो है एक जीन जो कि एनकोड कर रहा था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को, उसको क्या कर दिया, लिंक कर दिया। ठीक है। सल्मोनेला टाइफीडियम एक बैक्टीरिया है, उसका प्लाज्मिड लिया हमने। ये काम किया किसने था? दो साइंटिस्ट थे, स्टैनली कोहन एंड हर्बर्ट बॉयर। उन्होंने 1972 में आइसोलेट किया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बाय कटिंग आउट डीएनए फ्रॉम अ प्लाज्मिड विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्फर्मिंग। एक प्लाज्मिड से डीएनए को बाहर निकाल लिया, उस डीएनए में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन था। जो डीएनए की जो कटिंग थी वो कौन सी एंजाइम से हुई? वो ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम की एंजाइम से। अब जो कट पीस था डीएनए को, उसको फिर लिंक किया गया प्लाज्मिड डीएनए से। जो पीस डीएनए का कट किया गया उसको लिंक किया गया प्लाज्मिड डीएनए से। ये प्लाज्मिड डीएनए वेक्टर की तरह एक्ट करते हैं, जो कि यूज़ होते हैं जो डीएनए से अटैच है उनको ट्रांसफ़र करने में। अब हम इसके बाद आगे जाते हैं। जो ये लिंकिंग है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की प्लाज्मिड वेक्टर से, वो पॉसिबल हुई विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। तो किसी भी बैक्टीरिया वगैरह से डीएनए को अगर बाहर निकालना है जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसके लिए हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को यूज़ करते हैं। और लिंकिंग के लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का विद द प्लाज्मिड वेक्टर, उसके लिए हम डीएनए लाइगेज नाम की एंजाइम को यूज़ करते हैं, जिससे फिर एक नया कॉम्बिनेशन बनता है सर्कुलर ऑटोनोमिकली रेप्लिकेटिंग डीएनए, जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसके बाद हम आगे चलेंगे। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसको जो हम ट्रांसफ़र करते हैं ई कोलाई में, जो कि सिमिलर होता है सल्मोनेला टाइफीमीरियम के, तो वो रेप्लिकेट हो जाता है न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को यूज़ करके मल्टीपल कॉपीज़ बना लेगा अपनी। तो ये जो एबिलिटी होती है मल्टीपल कॉपीज़ बनाने की एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की ई कोलाई के अंदर, उसे क्लोनिंग बोलते हैं। 3 बेसिक स्टेप होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए। सबसे पहले हम ऐसा डीएनए आइडेंटिफाई करेंगे जिसमें डिज़ायरेबल जीन हो, फिर इंट्रोड्यूस कर देंगे आइडेंटिफाइड डीएनए को होस्ट में। इसके बाद इंट्रोड्यूस होस्ट को डीएनए को होस्ट के अंदर मेंटेन करेंगे और उस डीएनए को ट्रांसफ़र कर देंगे उसकी प्रोजेनी में। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद हम चलते हैं टूल्स और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सबसे पहला टूल है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। 1963 में 2 एंजाइम जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोकने के लिए ई कोलाई में, उनको आइसोलेट किया गया। इनमें से एक एंजाइम जो है मिथाइल ग्रुप ऐड करती है डीएनए में, जबकि दूसरी एंजाइम डीएनए को कट कर देती है। जो डीएनए को कट करती है उसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। पहली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन थी? हिंड सेकेंड। ये बात ध्यान रखनी है, हिंड सेकेंड पहली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम थी। हिंड सेकेंड जो पर्टिकुलर पॉइंट पे डीएनए को काटती है बाय रिकॉग्निजिंग द स्पेसिफिक सीक्वेंस और बेस पेयर। द स्पेसिफिक सीक्वेंस को बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर हिंड सेकेंड। हिंड सेकेंड के अलावा हमने अब तक 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आइसोलेट कर लिया है 230 स्टेज से बैक्टीरिया के, जो डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करती है। अब हम नेमिंग कैसे करते हैं इसमें, जैसे कि इको R1 की नेमिंग करनी है, उसमें हम नेमिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले इको R1 में जो
लेटर आर है वो ड्राइव होता है फ्रॉम द नेम, कार्बन ड्राइव होता है जो स्ट्रेन है उसके नाम से इक्वार्बन को ड्राइव करते हैं, ठीक है। फिर रोमन लेटर ये बताता है कि कौन से ऑर्डरनेस मॉलिक्यूल को आइसोलेट किया था स्ट्रेन से बैक्टीरिया के। रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम जो है लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम से बिलोंग करती है, जिन्हें हम न्यूक्लियस बोलते हैं। दो तरह के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। जो न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करे एंड से उन्हें एक्सोन्यूक्लियस बोलते हैं, जो स्पेसिफिक पोजीशन से काटे उनको एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कैसे फंक्शन करती है, इंस्पेक्ट कर लेती है डीएनए सीक्वेंस की पूरी लेंथ को। एक बार उसको स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिल जाए तो डीएनए से बाइंड करती है और दोनों स्ट्रैंड को डबल हेलिक्स के काट देती है स्पेसिफिक पोजीशन में सुगर फॉस्फेट बैकबोन में। ईच न्यूक्लियोटाइड एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज करती है स्पेसिफिक सीक्वेंस को। हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, इसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। अब हम इस डायग्राम में देखेंगे एक्शन क्या करती है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। वो डीएनए को स्ट्रैंड को सेम साइड से काट देती है जीएनई बेस के बीच में, फॉरेन डीएनए को और वेक्टर डीएनए को दोनों को सेम साइड से काटती है। जो इक्वार्बन है उसकी जो साइट है रिकॉग्निशन वो है GAATC, ये याद रखना है। दोनों को काट दिया उसने और फिर स्टिकी एंड जनरेट हो जाते हैं और फिर डीएनए फ्रेगमेंट ज्वाइन हो जाती है स्टिकी एंड पे विद हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज और रिकॉम्बिनेंट डीएनए वहाँ पे बन जाता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमेशा डीएनए को कहाँ से काटती है, डीएनए के स्ट्रैंड को सेंटर से थोड़ा सा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के सेंटर से लेटे लगा है, बट बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑन द अपोजिट स्टैंड। अपोजिट स्टैंड पे दोनों बेस सेम बेस होना G। तो इस वाले अगर 5 to 3 वाले स्टैंड में G और A के बीच में काट रही है तो इधर भी G और A के बीच में काटेगी, जिससे कि ओवंग हैंगी स्ट्रेच रह जाएंगे, जिन्हें बोलते हैं स्टिकी एंड्स। इन्हें स्टिकी एंड इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं अपने कॉम्प्लीमेंट्री कटआउट पार्ट से, जिससे कि एक्शन हो जाता है डीएनए लाइगेज एंजाइम का। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो यूज़ होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग में टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए विच आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्स जीनोम। जब कट करते हैं सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से तो जो रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट बनता है उसके में सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स होते हैं और जो एक दूसरे से ज्वाइंट होता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ किया जाता है फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए को काटने के लिए। फिर डीएनए लाइगेज दोनों को ज्वाइन कर देती है, फिर ट्रांसफ़र किया जाता है इक्विलाइनमेंट एंड सेल डिवाइड करती है। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, जो कटिंग हुई है डीएनए की बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमने डीएनए की कटिंग कर ली, तो उससे क्या होगी, कुछ फ्रेगमेंट जनरेट हो जाएंगे। उन फ्रेगमेंट को हम सेपरेट करते हैं एक टेक्निक से, उसे बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए फ्रेगमेंट नेगेटिवली चार्ज होती हैं तो वो सेपरेट हो जाती है टू मूव टूवर्ड्स द एनोड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में एनोड की तरफ वो मूव करती है एक मीडियम और मैट्रिक्स के थ्रू। जो मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स आजकल यूज़ हो रही है उसे अगारोज बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना है, जो कि पॉलीमर होती है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीवीड्स। डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू शिवरिंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द अगारोज जेल। जितनी छोटी फ्रेगमेंट होगी वो उतनी दूर तक जाएगी। तो हम नीचे चलते हैं, ये देखो ये अगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दे रखा है। जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट है उनको हम विजुलाइज करते हैं स्टेन करने के बाद विद द कंपाउंड। किस कंपाउंड से स्टेनिंग करते हैं ये याद रखना है, इथीडियम ब्रोमाइड से। फिर एक्सपोज करते हैं यूवी रेडिएशंस में, क्योंकि हम उनको विजिबल लाइट में नहीं देख सकते, तो हमें ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड दिखते हैं डीएनए के इन इथीडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड जेल एक्सपोज टू यूवी लाइट। सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट फिर हम अगारोज जेल से कट आउट कर लेते हैं और एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जेल पी। इस स्टेप को क्या बोलते हैं, इस स्टेप को हम बोलते हैं इल्यूजन। डीएनए फ्रेगमेंट प्यूरिफाइड होते हैं, जो इस तरह से वो यूज़ होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए बाय जॉइनिंग देम विद क्लोनिंग वेक्टर। आगे अब हम बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं। क्लोनिंग वेक्टर प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज के अंदर एबिलिटी होती है रेप्लिकेट करने की बैक्टीरियल सेल के अंदर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। बैक्टीरियोफेज का हाई कॉपी नंबर होता है, इसलिए वो जो है यूज़ होता है। प्लाज्मिड में जो है 2 और मोर कॉपीज़ होते हैं पर सेल, जबकि
अदर कुछ प्लाज्मिड में 15 to 100 कॉपीज़ होते हैं, इनके नंबर हाई भी हो सकते हैं। तो क्लोनिंग वेक्टर के तौर पे हम बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड को यूज़ करते हैं। अब क्या फीचर ज़रूरी है किसी भी वेक्टर में क्लोनिंग होने के लिए? सबसे पहले है ओरिजिन। ये वो सीक्वेंस है जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होती है। किसी भी डीएनए को अगर हम इस सीक्वेंस में लिंक करेंगे तो वो रेप्लिकेट हो जाएगा होस्ट सेल के अंदर। अभी हमेशा हम कोई भी डीएनए का पीस को रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं तो इस सीक्वेंस पर उसको जाके हम लिंक करते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करने के लिए लिंक डीएनए की। सो अगर हमें ज़्यादा कॉपी नंबर चाहिए तो ऐसा वेक्टर क्लोन करेंगे जिसकी ओरी जो है वो सपोर्ट करे हाई कॉपी नंबर। इसके बाद आता है सेलेक्टेबल मार्कर। ओरी के अलावा वेक्टर को एक सेलेक्टेबल मार्कर भी चाहिए जो कि आइडेंटिफाई करता है और एलिमिनेट करता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को, सेलेक्टिवली परमिट करता है ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट्स। जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को एलिमिनेट कर देता है और ग्रोथ को परमिट करता है ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? एक प्रोसेसर है जिससे कि डीएनए के पीस को इंट्रोड्यूस दिया जाता है होस्ट बैक्टीरियम में। नॉर्मली जो जीन एनकोड करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को, सच एज एम्पेसिलिन, क्लोरोमफेनिकॉल, टेट्रामाइसिन, कैनामाइसिन, इनको हम एज अ सेलेक्टेबल मार्कर यूज़ करते हैं। नॉर्मली ल्यूकोसाइल सेल डू नॉट कैरी एनी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स। तो बस इतना यहाँ पे याद रखो और कुछ मत याद रखना कि ये जो एम्पेसिलिन, क्लोरोमफेनिकॉल, ये सारे जो है एज अ सेलेक्टेबल मार्कर यूज़ होते हैं। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं। क्लोनिंग साइट क्या होती है? फिर क्लोनिंग वेक्टर में क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। एलियन डीएनए को लिंक करने के लिए जो वेक्टर के है उसके पास एक सिंगल रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को ऐड करने के लिए। एक से ज़्यादा अगर रिकॉग्निशन साइट है तो वो बहुत सारे फ्रेगमेंट जनरेट करेगा जिससे कि जीन क्लोनिंग कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। द ligation of alien DNA is carried out in a restriction site present in one of the two antibiotic resistance gene। एलियन डीएनए को हम लाइगेट करते हैं ऐसी जगह पे जहाँ की पे क्या हो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हो। फॉर एग्जांपल हम जो है फॉरेन डीएनए को लाइगेट करते हैं BAM-H1 साइट पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। वेक्टर PBR322 के BAM-H1 साइट पे हम लाइगेट करते हैं फॉरेन डीएनए को, क्योंकि यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन ड्यू टू इंसर्शन। जब हम यहाँ पे फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर देंगे तो इसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं होगा, इसमें सिर्फ एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस रह जाएगा। बट विल बी सेलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन कॉम्बिनेंट बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मर एम्पेसिलिन कंटेनिंग मीडियम। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से कैसे इन्हें अलग करेंगे? एम्पेसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे हम रख देंगे इनको। एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जो होंगे वो ग्रो कर जाएंगे उस मीडियम पे, और जो एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस नहीं होंगे वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। द ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग और एम्पेसिलिन कंटेनिंग मीडियम आर द, अब जो ग्रो करेगा एम्पेसिलिन कंटेनिंग मीडियम में मतलब वो एम्पेसिलिन से रेजिस्टेंस है, उनको फिर ट्रांसफर करेंगे मीडियम जिसमें टेट्रासाइक्लिन हो। द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पेसिलिन कंटेनिंग बट नॉट ऑन कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। बट नॉन जो रिकॉम्बिनेंट है वो एम्पेसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो कर जाएंगे बट टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जब हम फॉरेन डीएनए लगाया इसमें हमें वेक्टर PBR322 में, तो उसने अपना, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक जो रिकॉम्बिनेंट है वो एम्पेसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो कर रहा है बट टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो नहीं कर रहा, बट जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो दोनों एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो कर रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पे एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है वो, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यहाँ पे हेल्प कर रहा है रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट करने, ट्रांसफॉर्मेंट्स को सेलेक्ट करने में, और दूसरा एंटीबायोटिक जीन क्या कर रहा है, अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इनएक्टिवेट हो गया ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ फॉरेन या एलियन डीएनए, इसलिए हेल्प करता है रिकॉम्बिनेशन में। जो इस तरह से रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन है ड्यू टू इनएक्टिवेशन एंटीबायोटिक एक कंबर्सन प्रोसेस है, बिकॉज जो साइमल्टेनियसली हम प्लेटिंग करते हैं 2 प्लेट्स पे जिन पे डिफरेंट एंटीबायोटिक्स होते हैं। इसके अलावा हम अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर यूज़ करते हैं जो रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग कर देते हैं
based on their ability to produce color in presence of chromogenic substrate. दिस इसमें क्या होता है, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करते हैं कोडिंग सीक्वेंस में। हम बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम की एंजाइम की कोडिंग सीक्वेंस में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट कर देते हैं, जिससे क्या होगा, वो इनएक्टिवेट हो जाएगा एंजाइम से। इसे बोलते हैं इंसर्शन इनएक्टिवेशन। अब क्या होगा, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट अगर प्रेजेंट है तो ब्लू कलर की कॉलोनीज देगा। अगर जो प्लाज्मा बैक्टीरिया उसमें कोई इंसर्ट नहीं है इस तरह का, तो ब्लू कलर की कॉलोनीज देगा। बट अगर इंसर्शन एक्टिवेशन हो चुका है तो कॉलोनीज ये कोई कलर नहीं देगी। जो कॉलोनीज कोई कलर नहीं देती वो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज होती है। वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें ये देखना है कि कैसे जीन जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रोबैक्टीरियम टुमेफैशन, जो कि पैथोजन है बहुत सारे डाइकोट प्लांट का, वो यूज़ होता है एक डीएनए के पीस को डिलीवर करने के लिए, जिसे टीडीएनए बोलते हैं। जिससे कि नॉर्मल सेल जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं ट्यूमर में, और फिर उन ट्यूमर सेल्स को डायरेक्ट करता है कि वो मोर केमिकल्स प्रोड्यूस करे रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन। सिमिलरली रेट्रोवायरस को हम एनिमल्स में यूज़ करते हैं, जो ट्रांसफॉर्म करता है नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में। ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन जो होता है प्लाज्मिड एक्रोबैक्टीरियम टुमेफैशन का, उसको मॉडिफाइड कर दिया गया है क्लोनिंग वेक्टर में, इसलिए वो पैथोजेनिक नहीं है प्लांट के लिए, बट यूज़ करता है मैकेनिज्म को टू डिलीवर द जीन ऑफ इंटरेस्ट इन अ वैरायटी ऑफ प्लांट। तो पहले एग्रोटुमेफैशन जो है क्या करता था, टीआई प्लाज्मिड, ये पहले ट्यूमर कोज करता था प्लांट के अंदर। अब इसमें हमने एक एलियन डीएनए डाल दिया बाहर का, जो हमारी ज़रूरत के हिसाब से प्रोड्यूस करेगा चीज़ें, तो भी पैथोजेनिक नहीं है प्लांट के अंदर। इसी तरह रेट्रोवायरस को हमने डिसआर्म कर दिया। अब वो जो है डिजायरेबल जीन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ हो रहा है, अब वो कैंसर कोज नहीं कर रहा है। सो वंस अ जीन और अ डीएनए फ्रेगमेंट हैज़ बीन लाइगेटेड टू अ सुटेबल वेक्टर ट्रांसफर इनटू बैक्टीरिया प्लांट और होस्ट वेयर इट मल्टीप्लाई। अब बात करते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट, जो कि यूज़ होता है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, इसलिए वो सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं होता। अगर हम बैक्टीरिया को फोर्स करें कि वो प्लाज्मिड को ले ले, तो बैक्टीरिया सेल को हमें सबसे पहले कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, जिससे वो डीएनए को ले ले। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, बैक्टीरिया सेल को ट्रीट करते हैं विद अ स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन सच एज कैल्शियम, जो एफिशिएंसी बढ़ा देता है उसकी, जिससे डीएनए एंटर करे इनटू द बैक्टीरियम थ्रू द पोर्स इन इट सेल वॉल। रिकॉम्बिनेंट डीएनए देन सच सेल्स में फोर्स होता है बाय इंक्यूबेटिंग द सेल्स विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस पे हम इंक्यूबेट करते हैं, देन उसको प्लेस करते हैं हम 42 डिग्री सेल्सियस में, देन वापस से आइस में रखते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए ले लेता है। तो पहला मेथड ये है कि पहले आइस पे रखो, फिर हीट शॉक दो, देन वापस आइस में रखो, जिससे कि पोर्स हो जाते हैं सेल वॉल में और बैक्टीरिया ले लेता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। इसके अलावा हम माइक्रो इंजेक्शंस को यूज़ करते हैं, इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं न्यूक्लियस में एनिमल सेल के। फिर प्लांट के लिए यूज़ होता है बायोलॉजिस्टिक और जीन गन। इसमें क्या होता है, जो प्लांट सेल होती हैं उनको बम्बार्ड करते हैं हाई वेलोसिटी से माइक्रो पार्टिकल और गोल्डन टंगस्टन के, जो कि डीएनए से कोटेड हैं। इसके बाद लास्ट मेथड यूज़ करता है डिसआर्म पैथोजन वेक्टर, जो कि इन्फेक्ट करता है सेल को, ट्रांसफर करता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इनटू द होस्ट, जैसे कि इनमें टीआई प्लाज्मिड यूज़ किया था और रेट्रोवायरस, वो डिसआर्म पैथोजन वेक्टर्स हैं। अब बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के प्रोसेस में। सबसे पहला स्टेप क्या है इसमें, सबसे पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए को कैसे हम आइसोलेट करेंगे। डीएनए जो है मेम्ब्रेन के अंदर है, इसलिए हमें सेल को तोड़ना पड़ेगा, जिससे हम डीएनए को बाहर निकाल सकें विद अदर मैक्रोमोलिक्यूल सच एज आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड। सबसे पहले बैक्टीरिया सेल को हम ट्रीट करते हैं, बैक्टीरिया सेल या प्लांट और एनिमल सेल को विद एंजाइम सच एज लाइसोजाइम, बैक्टीरिया के लिए सेलुलेज, प्लांट सेल के लिए काइटिनेज, फंगस के लिए। आरएनए को हम कैसे रिमूव करते हैं, बाय ट्रीटमेंट विद राइबोन्यूक्लियस, प्रोटीन को रिमूव करते हैं बाय ट्रीटमेंट विद प्रोटीएज, बाकी अदर मोलिक्यूल्स को भी हम रिमूव कर देंगे और प्यूरीफाइड डीएनए बाद में प्रेसिपिटेट आउट कर जाएगा चिल्ड इथेनॉल डाल के। ये दिखाई देता है एज अ कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड इन द सस्पेंशंस। अब हम बात करते हैं डीएनए को हम स्पेसिफिक लोकेशन पे कैसे काटेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो परफॉर्म करती है बाय इंक्यूबेटिंग द प्यूरीफाइड डीएनए मॉलिक्यूल विद द स्टिशन
एंजाइम द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर द स्पेसिफिक एंजाइम। अगर वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को फिर हम यूज़ करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के प्रोग्रेशन को चेक करने के लिए। डीएनए नेगेटिव चार्ज है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ मूव करेगा। इस प्रोसेस को हम वेक्टर डीएनए के साथ रिपीट करेंगे। फिर ज्वाइनिंग करते हैं हम कट जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द सोर्स डीएनए कट वेक्टर को मिक्स कर देते हैं और लाइगेज को यूज़ करते हैं, जिससे हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। इसके बाद हम आगे आते हैं, फिर आते हैं एम्प्लीफिकेशन कैसे करेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट का यूजिंग पीसीआर। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट की इन विट्रो, जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, टू सेट्स ऑफ प्राइमर्स को यूज़ किया जाता है, जो कि स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये जो प्राइमर्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक रीजन पे डीएनए के, और फिर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को यूज़ किया जाता है। ये एंजाइम इन प्राइमर को एक्सटेंड कर देती है न्यूक्लियोटाइड को यूज़ करके, जो कि रिएक्शन में प्रोवाइडेड होते हैं और जिन्होंने डीएनए को एज अ टेम्पलेट यूज़ करते हैं। इस तरह से डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ बन जाती है और एम्पलीफाइड हो जाता है 1 बिलियन टाइम्स। सच रिपीट एम्पलीफिकेशन अचीव बाय द यूजिंग, इसमें हम यूज़ करते हैं थर्मस स्टेबल डीएनए पॉलिमरेज, जिसको आइसोलेट करता है थर्मस एक्वेटिक्स नाम के बैक्टीरिया से, जो एक्टिव रहता है हाई टेम्परेचर पे भी और डीनेचुरेशन कर देता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए का। एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट को अब हम लाइगेट करते हैं वेक्टर से फॉर फर्दर क्लोनिंग। फिर हम अब ये पीसीआर के हम स्टेप देखते हैं। सबसे पहले है डीनेचुरेशन। हाई टेम्परेचर पे डीनेचुरेशन होगा, दोनों स्टैंड अलग हो जाएंगे। फिर एनेलिंग होता है, जहाँ पे प्राइमर्स आके जुड़ जाते हैं स्पेसिफिक रीजन से डीएनए के, ये प्राइमर्स आके जुड़ गए, इस प्रोसेस को एनेलिंग बोलते हैं। फिर एक्सटेंशन करते हैं डीएनए पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को यूज़ करके। फिर इससे एम्पलीफिकेशन हो जाता है, 1 बिलियन कॉपीज़ बन जाती है 30 सेकेंड्स के बाद। तो इनमें स्टेप्स याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डीनेचुरेशन, देन एनेलिंग, देन एक्सटेंशन। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, तो आगे आता है इंसर्शन करना रिकॉम्बिनेंट डीएनए का होस्ट सेल के अंदर। बहुत सारे मेथड होते हैं जिससे लाइगेटेड डीएनए को रिसिपेंट सेल में हम भेज दे। रेसिपेंट सेल को पहले हमने कॉम्पिटेंट बनाया जिससे वो डीएनए को ले ले। अगर हमारी जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसमें रेजिस्टेंस है किसी भी एंटीबायोटिक और उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया ई कोलाई में, तो होस्ट सेल भी एम्प्लिसिन के लिए रेजिस्टेंस हो जाएगी। ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, जब हम एलियन पीस ऑफ डीएनए को किसी क्रोलिंग वेक्टर में रखते हैं, फिर बैक्टीरिया में या प्लांट या एनिमल सेल में डाल देते हैं, तो एलियन डीएनए मल्टीप्लाई हो जाएगा। सारे रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में अल्टीमेट एम क्या है, डिजर्बल प्रोटीन बनाना है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सप्रेस करना पड़ता है। द फॉरेन जीन गेट एक्सप्लेंड अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। द एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन होस्ट सेल इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग मैनी टेक्निकल डिटेल्स। जब उन्हें क्लोन कर लिया जीन ऑफ इंटरेस्ट को, हम ऑप्टिमाइज़ कर दी कंडीशन जिससे कि एक्सप्रेशन हो जाए टारगेट प्रोटीन का, तो लार्ज स्केल में उसको प्रोड्यूस करना है। कोई भी प्रोटीन एनकोडिंग जीन अगर हेटेरोलोगस होस्ट में किसी होस्ट में आपको एक्सप्रेस कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। जो सेल हर्बर कर रही है क्लोन जीन ऑफ इंटरेस्ट को, उसको ग्रो करते हैं हम स्मॉल स्केल में लेबोरेटरी में। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। द सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम में, जहाँ पे मीडियम को ड्रेन किया जाता है एक साइड से और फ्रेश मीडियम को प्रोवाइड किया जाता है दूसरे साइड से, जिससे कि सेल्स को मेंटेन करें फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव लोग या फिर एक्सपोनेंशियल फेज में। इस तरह की कल्चरिंग मेथड प्रोवाइड करता है लार्ज बायोमास, जिससे कि हाई यील्ड होकर डिज़ायर टीम का। स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर को कैन नॉट यील्ड एप्रोचेबल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, इसलिए हमें लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट चाहिए तो हम बायोरिएक्टर्स को यूज़ करते हैं, जहाँ पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर को प्रोसेस किया जाता है। बायोरिएक्टर्स को वेजल्स होते हैं जिनमें रॉ मटेरियल को बायोलॉजिकली स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है या फिर इंडिविजुअल एंजाइम यूजिंग माइक्रोवेल प्लांट एनिमल ह्यूमन सेल। बायोरिएक्टर प्रोवाइड करता है ऑप्टिमल कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट एंड विटामिन्स एंड ऑक्सीजन। तो ये 2 तरह के बायोरिएक्टर होते हैं। एक सिंपल स्ट्रिंग टैंक बायोरिएक्टर देख लेना इसको, एक स्पार्ज स्ट्रिंग टैंक बायोरिएक्टर। इनमें क्या होता है, ऑक्सीजन ट्रांसफ़र के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है। बबल्स जो है ऑक्सीजन ट्रांसफ़र एरिया बढ़ाते हैं। जो स्टिन टैंक बायोरिएक्टर होता है वो सिलेंड्रिकल होता है और उसमें कर्व्ड बेस होता है जो फैसिलिटेट करता है
कंटेंट की मिक्सिंग को। स्टील फैसिलिटेट करता है ऑक्सीजन की भी मिक्सिंग को। अल्टरनेटिवली एयर बबल की मिक्सिंग होती है। फिर क्या होता है इसमें, क्या क्या होता है इस सिस्टम में, फोम कंट्रोल सिस्टम होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है, एगिटेटर सिस्टम होता है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है, पीएच कंट्रोल होता है, सैम्पलिंग पोर्ट होता है जहाँ से स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर को विड्रॉ कर लेते हैं। फिर आता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। बायोसिंथेटिक स्टेज कंप्लीट करने के बाद अब हमें प्रोडक्ट को जो है बहुत सारे प्रोसेसिंग में ले जाना है मार्केटिंग करने से पहले। तो ये प्रोसेस में सेपरेशन होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, जिसको कलेक्टिवली डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं। इसमें सूटेबल प्रिजर्वेटिव्स को यूज़ किया जाता है, क्लिनिकल ट्रायल में जाते हैं जैसे कि ड्रग्स में होता है। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग हो जाती है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी करती है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे चैप्टर होता है फिनिश।